हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बेसिकली देखो, आज के इस वीडियो में क्या है, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जैसे कि आपका एनटीपीसी एनएमएल, ठीक है, एनएमएल, राइट। तो एनएमएल का आपका एग्ज़ाम हो गया, राइट। तो फर्स्ट स्टेज तो हो गया, आपका फर्स्ट स्टेज हो गया है। सेकंड जो आपका है वो है स्किल टेस्ट, राइट। मतलब एक तरीके से इंटरव्यू समझ लो, इंटरव्यू समझ लो। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली होगा क्या, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा एनटीपीसी करने जा रहा है जिसमें आपका स्किल टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह लेगा। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि हम बात करेंगे कि पहले तो ये बात कर लो कि आपको पहला जो एक टेस्ट था आपका, ठीक है, टेस्ट 1 यानी कि आपका रिटन टेस्ट था, वो रिटन टेस्ट जो कि हो चुका है, ठीक है। रिटन टेस्ट हो गया है, उसका स्कोर कार्ड भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो मैं एक बार सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिनका जिनका स्कोर कार्ड में मतलब स्कोर कार्ड आ गया है, उनका रैंक काफ़ी हाई है, बढ़िया रैंक है उनका। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ की, ठीक है, जनरल को लेके चलते हैं, ठीक है, जनरल कट ऑफ की बात करूँ अगर मैं, तो 190 प्लस रहने की संभावना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई मैं सारा का कट ऑफ बता दूँ, मतलब लाइक SC ST OBC सबका मैं नहीं बताना चाहूँगी अभी। क्यों नहीं बताना चाहूँगी? क्योंकि अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 190 मैंने इसलिए बोला 190 प्लस क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिन स्टूडेंट्स का मतलब 190 अप्रॉक्स है, इसलिए मैं बोल रही हूँ दावे के साथ कि 190 प्लस या उसके आसपास रहने की संभावना है, ठीक है। और अभी क्या नाम है, टेलीग्राम पे कुछ फेक स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि उन लोगों का इतना फर्जी टाइम रहता है कि जो स्कोर कार्ड रिलीज हो गया उसमें हम एडिटिंग करके हैं, 240 नंबर का पेपर है आपका, तो हम उसमें एडिटिंग करके 225 कर देंगे। तो कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। इसी धरती पे बिलोंग करते हैं, कहीं और से आते हैं। मतलब इन लोगों को इतना फ्री टाइम बैठे हैं कि हम उसमें एडिटिंग करके 225 235 और मन करा तो 240 भी कर देंगे, ठीक है। अब आप सोच लो कि मतलब किस तरीके के लोग हैं माइनिंग में। ऐसा मैंने किसी और में नहीं सुना है कि ऐसा भी करते हैं लोग। पता नहीं क्या मिलता है, क्या खुशी मिलता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एनीवे, ये तो अपने सर से परे हैं, इसको ज़्यादा सोचेंगे, डिस्कस करेंगे तो खुद का ही दिमाग खराब होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो सब जो है आपका फर्जी का मतलब फ्रॉड टाइप का एक तरीके से कर रहे थे लोग टेलीग्राम पे कि 225 कर दिया है 245 में। फिर उसी में टिप्पणी हो रहा है कि मतलब ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये माइनिंग कैसे आ गए, इनको तो यूपीएससी के लिए भेजो, ये वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, माइनिंग गलत स्ट्रीम में आ गए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ों से बचिए आप, ठीक है। और ये जो कट ऑफ है वो 190 प्लस रहने की संभावना है, ये जनरल का बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। SC ST OBC का जब आएगा जो आपका सेकंड जो फर्दर नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये जारी कर दिया जाएगा कि सेकंड लिस्ट के लिए किनको किनको बुलाया जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि टोटल जो सीट है, ठीक है, यहाँ पे मैं ओवरमैन को लेके चलती हूँ, ठीक है, ओवरमैन माइनिंग ओवरमैन को लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे जो टोटल सीट है इनका 67 सीट है, राइट, 67 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व कितना है 30 सीट, और SC का कितना है 9 है, ST का कितना है 23 है, OBC का कितना है, OBC के लिए OBC NCR 1 है, EWS के लिए 4 है। तो इस हिसाब से टोटल जो है 67 सीट है। और हमें इतना पता है कि जो सेकंड स्किल टेस्ट होगा उसमें 1:5 रेशियो पे बुलाया जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन है वो भी बता रही हूँ आपको। 1:5 रेशियो पे बुलाया जाएगा, राइट, यानी कि एक सीट पे 5 लोग को बुलाया जाएगा। तो हमें पता है कि भाई 67 टोटल सीट है, तो 67 को अगर हम 5 से इंटू कर देते तो हमें समझ में आता है कि इतने बच्चे को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि 335 स्टूडेंट्स को जो है बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और वो लोग स्किल टेस्ट के लिए, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हो जाए आंकड़ा या फिर उससे कम भी हो सकता है कि बुला सकते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो 335 स्टूडेंट्स जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, एक तरीके से इंटरव्यू हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि सारे बच्चे ही कह रहे थे कि भाई मैम इसके बारे में बताइए कैसे क्या होगा, क्या पढ़ें, कहाँ शुरू करें, क्या चीज़ें। एक चीज़ समझ लो ध्यान से, स्किल टेस्ट एक तरीके से इंटरव्यू ही है, राइट, इंटरव्यू ही हुआ। और जो लोग कह रहे थे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, हाँ ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये आपका, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है उठा के फेंकने वाले हैं ये लोग, राइट। तो इसमें आप जैसे पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है कि जो पीरियड है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, मतलब 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट इनका है। और तो यहाँ पे लिखा हो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए, और डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो कि आप इतनी मेहनत से एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद फिर आप स्किल टेस्ट के लिए भी जा रहे हो, मतलब समझ लो इतना अच्छा एग्जाम है, इतना टफ मार्किंग सिस्टम करके रखा है, उसके बाद फिर आपको भागा थोड़ी देगा 3 साल बाद।
है ना। अच्छा, स्किल टेस्ट की बात करेंगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमें समझ में आ गया, सीबीटी था, ठीक है। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आपका हो चुका है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे। बस हाँ, सिलेबस अगर देखना हो तो सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्वियसली सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में मतलब कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा वो क्वेश्चन करने का संभावना है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ओपन कास्ट से हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादातर ओपन कास्ट से पूछ सकता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी किस किस से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल ये जानो कि हम बात कर रहे थे अपना स्किल टेस्ट का, राइट। हाँ, तो स्किल टेस्ट की बात कर रहे थे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको। पेपर का जो आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा, जो इसमें चयन किया जाएगा आपको, वो बेस्ड ऑन फर्स्ट पेपर, फर्स्ट का जो रिटन टेस्ट आपने दिया है उसी बेस पे जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है कि हाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है भी कि नहीं, आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसा है इस फील्ड को लेके, तो ये आपसे परखेगा वहाँ पे, ठीक है, एग्जाम के बेस पे। अच्छा, तो ये जो है आप ये याद रखना कि क्वालिफाइंग नेचर तो है। इसमें शर्त क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 40% मार्क्स, यानी कि जनरल, EWS कैटेगरी को बच्चे जो होंगे उनको 40% मार्क्स लाना होगा स्किल टेस्ट में। मतलब कि मार्क्स का जो भी मार्क्स उनका होगा, जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर हो तो 100 में से आपका 40% लाना होगा जनरल EWS के लिए, और आपका 30% लाना होगा कैटेगरी वाइज बच्चों के लिए, ठीक है, यानी कि SC, ST, OBC, NCL कैंडिडेट्स के लिए, राइट। तो इतना आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। अभी भाई एक मोटा मोटी आपको वो देगा ना कि हाँ भाई इतना कट ऑफ है, जैसे कि इतना कट ऑफ तक लाना है, तो उसी तरीके से इसने दे दिया है टर्म्स में परसेंटेज के कि 40% को लाना क्वालिफाइंग माना जाएगा जनरल EWS के लिए, और 30% SC, ST, OBC के लिए। आराम से ला सकते हो इसमें, अगर आपको बढ़िया नॉलेज है माइनिंग का तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस तो आप लोग पढ़ ही गए होंगे, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ समझ लो कि जो आपका बात करें अगर हम पोस्ट की, अच्छा तो यहाँ पे देख पा रहे हो 67 पोस्ट है किसका? माइनिंग ओवरमैन के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप जब आप देखे होगे नोटिफिकेशन तो आपको समझ में आया होगा कि भाई पोस्ट जो है काफ़ी सारे थे। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक बार, माइनिंग ओवरमैन, राइट, माइनिंग मैगजीन इंचार्ज, फिर आपका मैकेनिकल सुपरवाइज़र, फिर आपका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, देन फिर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उसके बाद जूनियर माइन सर्वेयर, ठीक है, फिर आपका लास्ट में है माइनिंग सरदार। तो माइनिंग ओवरमैन की अगर बात करें तो कितनी पोस्ट थी इसके लिए देखते हैं। तो माइनिंग ओवरमैन के लिए 67 पोस्ट, फिर आपका मैगजीन इंचार्ज के लिए जो है 9 पोस्ट थी, मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए जो है आपका 28 सीट थी, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए 26, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 8, और जूनियर माइन सर्वेयर के लिए 3, और माइनिंग सरदार के लिए 3। तो आप देख पा रहे हो कितना कम सीट है माइनिंग सरदार के लिए। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो है माइनिंग ओवरमैन के लिए, यानी कि कंपटीशन यहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी माइनिंग मैगजीन इंचार्ज के लिए 9 है, ठीक है। मतलब सबसे कम तो आपका ये जूनियर सर्वेयर है, उसके बाद फिर आपका माइनिंग सरदार है, उसके बाद फिर आपका मैगजीन इंचार्ज है। फिर यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बच्चे ज़्यादा कट ऑफ पूछ रहे हैं। तो हालांकि ये मेरा नई फील्ड है, मतलब इसमें नहीं, मैंने क्लास नहीं करवाया है, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। तो जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो मे बी उनसे पूछो, तो मे बी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनिंग ओवरमैन को लेके चलेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही थी अभी तक। ओके, सो यहाँ पे आप माइनिंग ओवरमैन का देख लीजिए 67 सीट है, ठीक है ना। तो 67 सीट है, तो यानी कि 67 ही सीट है, ऐसा नहीं है कि 100+ सीट है। तो सीट मतलब ठीक ही है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना कम भी नहीं है, लेकिन एक तरीके से अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को देख के अगर सोचें तो उस हिसाब से तो कम ही है। तो जो बच्चे होंगे उनका इनरोलमेंट भी कम ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे इसको एग्ज़ाम को नहीं दिए होंगे। अब उस हिसाब से क्या होता है कि आप सेकंड स्किल टेस्ट जो आपका होगा उसमें सारे बच्चे छट जाएंगे। तो मतलब 160 से अबव वाले जो हैं सारे लोग वो सेफ जोन में, ये हम कह सकते हैं सेफ जोन में है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको कि कट ऑफ जो है 190+ या उसके आसपास रह सकता है। अब ऐसा भी नहीं है, कैटेगरी वाइज भी स्टूडेंट्स होंगे, मतलब कि जो 170 से लेके 190 तक लाए होंगे, मे बी उनका भी होने के चांसेस है, तो ये हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि जैसे आपका जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, अगर मान लीजिए वो टफ हुआ तो सबके लिए टफ होगा, सिर्फ आप ही के लिए टफ नहीं होगा, राइट। अगर ईजी हुआ या मॉडरेट हुआ तो सबके लिए ईजी या मॉडरेट होगा। ओके, तो इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है।
बहुत ध्यान से, बहुत कामली होके जो है आपको जाना है स्किल टेस्ट के लिए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, एनटीपीसी करा रही है कि आपको स्किल टेस्ट लेगी, ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होके जो आपको नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, हमेशा याद रखना कि जब भी आप माइनिंग के हो स्टूडेंट, तो कोई भी चीज़ अगर आप किसी को समझाते हो ना, उसको प्रैक्टिकली समझाओ। ठीक, प्रैक्टिकल समझाओ कि मतलब माइंस में अगर ऐसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से वो काम करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बता सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप वहाँ पे भी स्किल टेस्ट जब आपका होगा तो वहाँ पे भी आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाओगे उस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को, बात को मेरे ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अच्छा पढ़ना क्या है आपको। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि लेजिस्लेशन पोर्शन आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। लेजिस्लेशन पोर्शन आपका अच्छे से कवर होना चाहिए, जैसे कि आपका रूल्स, माइंस रूल एक्ट, तो माइंस रेस्क्यू रूल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका सीएमआर हो गया। सीएमआर तो मतलब बैकबोन है, तो सीएमआर हो गया 2017। तो क्या हुआ है कि 2017 के बाद जो है आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, अब नहीं हुआ है तो हमें आइडिया नहीं है कि भाई क्या पूछ लेगा स्किल टेस्ट में, राइट। तो बिल्कुल डोंट बी पैनिक, अगर सबके लिए कठिन है तो आपके लिए भी कठिन होगा। यही सोच के यही अप्रोच लेके जाना, तो आराम से हो जाएगा। आपसे ज़्यादा क्या पूछेगा, आपसे ओपन कास्ट के बारे में पूछेगा, और क्या पूछ सकता है आपसे, मशीनरी, राइट, मशीनरी पूछ सकता है, मशीनरी और ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस, एक्सेसरीज, यही सब पूछेगा, ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये सब चीज़ तो आप पढ़ोगे ना। तो ओवरमैन हैंडबुक से जो है, ओवरमैन हैंडबुक से जो है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए ओवरमैन हैंडबुक, और माइनिंग डाइजेस्ट जो है वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए माइनिंग डाइजेस्ट। तो वो जो है इससे कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से घोल के पी जाओ, जितना भी ओपन कास्ट के बारे में नोट्स है, क्वेश्चन आप लगा सकते हो, यानी कि आपसे कोई सटीक क्वेश्चन पूछता है, आपको तुरंत आंसर देना है, तो उस तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, और अच्छे से बढ़िया दिमाग में बैठा के कि भाई हाँ, इस तरीके से अगर करूँगा तो ऐसे हो सकता है, या इसका आउटपुट ऐसा आ सकता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल बताना है, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, जितना जान है आपके में सब लगा देना। ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, इस बार जो है एनटीपीसी एनएमएल में आपको एक सीट पक्का कर ही लेना है। ये अप्रोच के साथ जाइएगा आप। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या पूछेगा आपसे और मे बी आप आंसर ना कर पाओ, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आंसर आप दीजिएगा। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल के मैं चलाऊँगा। बहुत जो भी बोलिएगा, एक आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, या आपने कहाँ से पढ़ा है इसको, या कहाँ से ये चीज़ समझा है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ, राइट। ओके, सो ये चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे फर्दर जब नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी तो आपका स्कोर कार्ड आ गया है, स्कोर कार्ड आ चुका है आपका, कितना मार्क्स मिले हैं सबको। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ये बताया जाएगा कि किनको किनको सेकंड लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको नहीं बता सकता कि स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता है, बट हाँ, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से पूछ सकता है, राइट, क्योंकि इसके पहले हुआ ही नहीं है, तो आप क्या अनुमान लगाओगे, है ना। तो आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके जाना है, और जितना भी आप ओपन कास्ट के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप उसको पढ़ के सारा अप्रोच अच्छा रख के पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे, और अपना स्किल टेस्ट को बढ़िया देंगे, और एक सीट अपने नाम करके आना है, राइट। ये चीज़ें हैं, और इससे हम क्या और समझ सकते हैं देख लेती हूँ मैं। ओके, तो बाकी सब चीज़ें समझ में आ गया ना। तो लास्ट में देखिए, आप देखोगे आपको यही समझ में आएगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो प्रिपेयर्ड होगा आपका सीबीटी एग्जाम जो आपका हुआ था, यानी कि फर्स्ट जो एग्जाम हुआ आपका, है ना। ठीक है, पहला पेपर तो हो गया। सेकंड स्किल टेस्ट जो होगा आपका, उसमें अगर आपने क्वालिफाई किया, मतलब अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से हो और आपने 40% जो है ले आए हो, ठीक है, इंटरव्यू में, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, और फिर आपका सीबीटी के बेस पे चयन कर लिया जाएगा। अगर आप अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, तो आप अगर 30% लाते हो क्वालिफाई करने के लिए सेकंड स्किल टेस्ट में, तो आप क्वालिफाई किए जाओगे पहले जो सीबीटी आपका हुआ है फर्स्ट रिटन टेस्ट, उसके बेस पे। ठीक है, कुल मिला के ये है कि आपको क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, मतलब आप 20% ला पा रहे हो, तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा। मतलब पेपर क्या, सीबीटी पे जाएंगे ही नहीं वो लोग। जान रहे हैं कि जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप सीबीटी पहुंचने बेकार ही है। तो ये चीज़ समझ लेना कि 30% यानी 30% प्लस जो है आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और 40% आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो। समझ में आया? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार, जो सिलेबस था एनटीपीसी का।
एनटीपीसी का सिलेबस है माइनिंग ओवर माइन का, आपका माइंस मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन, जनरल सेफ्टी, ऑब्वियसली सबको पता है। फिर आपका माइंस माइन डेवलपमेंट, माइनिंग मेथड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनिंग मेथड्स सारे एलसी काकू को फॉलो करना, सीएमआर इसका बुक तो आपके पास होगा ही, उसको बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। माइनिंग मेथड ये सीएमआर वगैरह में मिलेगा आपको, माइनिंग मशीनरीज वगैरह, माइन इलेक्ट्रिकल। उसके बाद सरफेस इन्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरफेस इन्वायरमेंट, ठीक है। और हैज़ार्ड्स हो गए, तो हो सकता है आपसे मतलब इसको टैकल करने के लिए, मतलब जो इन्वायरमेंट जैसे कोल है, ठीक है, कोल माइंस है, तो कोल माइंस बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट को, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है इसका कोल माइंस का इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इसके हैज़ार्ड्स भी होते हैं, बहुत माइन डिजास्टर भी होते हैं, तो इसको आप कैसे टैकल करोगे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, तो आपको दो जवाब देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करके जाओगे कि जहाँ से भी आपको सरफेस इन्वायरमेंट हैज़ार्ड्स मिलता है पढ़ो, और फिर उस तरीके से छोटा सा पास में नोट्स बना लो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको लास्ट मोमेंट पे, राइट। अच्छा, ये हो गया। फिर माइनिंग ऑपरेशन है, माइनिंग ऑपरेशन, फिर माइन रिक्लेमेशन, तो अच्छा टॉपिक है ये, तो आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। माइन रिक्लेमेशन अच्छा टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप इसको। फिर आपका ड्रिलिंग ब्रांचिंग प्रैक्टिस मैंने ऊपर बताया आपको, एक्सप्लोसिव तो पढ़ के ही जाना है, एक्सप्लोसिव। और उसके बाद इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया ऊपर। ये टॉपिक है आपका माइनिंग ओवर माइन का। इसी तरीके से सबका अलग अलग टॉपिक है, मैगजीन इंचार्ज, फिर आपका जो है माइनिंग सेदार हो गया, तो ये सब आप एक बार देख के जाना, अपना अपना जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, राइट। ये नहीं है कि कहाँ से कुछ भी पूछ लेंगे, ये सब चीज़ें ये नहीं सोच के जाना है। हाँ, जितना पढ़ो, जितना आपको आता है उतना सॉलिड आए, ये नहीं कि जो पढ़े हैं उसमें से भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप फंस जाओगे बहुत बुरा, राइट। तो जो पढ़े हो वो भी सॉलिड रखो, कि कोई पूछे तो फटाक से बताना है, वहाँ पे घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सोच के जाना है कि हाँ आपको एक सीट पक्का करके आना है अपने नाम से, तो इस हिसाब से आप जाओगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, नो डाउट, और वहाँ पे आपको समाधान किया जाएगा क्या अगर आपको इशू है, ओके। बाकी कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।